Good morning, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camry School. Class, today we will continue our chapter number 12 soil erosion. Soil conservation. Yes, we are reading soil conservation यानी कि मृदा का संरक्षण या मिट्टी का बचाव जो है हम कैसे कर सकते हैं। आपने इस चैप्टर में पढ़ा स्टूडेंट्स कि सॉइल कैसे बनता है, यानी कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है, और ये प्रोसेस भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये नहीं कि आज चट्टान टूट के गिरेंगी तो हवा से या पानी से वो आज ही मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद इंसानों से ज़्यादा इस ज़मीन पर मिट्टी ही मिट्टी होती। बट मिट्टी जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें काफ़ी समय लगता है मिट्टी का निर्माण होने में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एजेंट्स ऑफ सॉइल एरोजन, यानी कि एरोजन यानी कि सॉइल जो है उसका जो कटाव होता है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है। विंड यानी कि हवा से। इन ओपन लैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज सॉइल एरोजन बाय ब्लोइंग अवे द टॉप सॉइल, यानी कि जितने भी खुले एरिया होते हैं जहाँ पर खुली जगह होती है, पेड़ पौधे नहीं होते, खुले मैदान पड़े होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो उसकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है। और क्या करता है कि वो जो टॉप सॉइल होती है उसे खींच करके उसे ले जाती हैं दूर, मतलब ले जाती हैं उड़ा करके। व्हेन दिस फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज वॉश्ड अवे न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल। जब जो ऊपरी परत है मिट्टी की जो कि उपजाऊ होती है, जब वही धुल जाती है, वॉश्ड अवे से मतलब है वो जब उस पर से हट जाती है वो, तो जो नए पौधे हैं वो उस पर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है रनिंग वाटर, यानी कि बहता हुआ पानी। रनिंग वाटर कॉजेज द मैक्सिमम सॉइल इरोजन, यानी कि ज़्यादातर मिट्टी का कटाव का जो कारण बनता है वो होता है बहता हुआ पानी। व्हेन द रिवर्स आर फ्लोरिड, यानी कि जब भी नदियाँ जो हैं वो अपने स्तर से ऊपर की ओर बहती हैं, जब नदियाँ बहती हैं, द रिवर वाटर रिमूव्स द टॉप सॉइल ऑफ ऑल द फील्ड्स। तब क्या होता है, जो नदी का जो पानी है वो क्या करता है, जो टॉप सॉइल है उसे रिमूव कर देता है, सभी स्थानों पर जितने मैदान होते हैं उसमें से वो रिमूव कर देता है। क्योंकि पानी है, जब तेज़ स्पीड से आता है पानी तो ऊपर से मिट्टी बहा कर ले जाती है, तो चीज़ों को तक को बहा कर ले जाता है, तो मिट्टी तो इट्स नॉट बिग डील, तो बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर है हैवी रेन्स ऑल्सो कॉज सॉइल एरोजन, यानी कि जो है भारी बारिश भी मिट्टी के कटाव का कारण बनती है। ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल, यानी कि जो मानव के जो क्रियाकलाप है वो भी जिम्मेदार होते हैं सॉइल के कटने, मतलब सॉइल के कटाव के। तो इस तरीके से कुछ क्रियाकलाप मानव ऐसा करता है जिसकी वजह से भी, मतलब हमारे क्रियाकलापों से भी मिट्टी का कटाव होता है। तो उसमें से है सम ऑफ देम आर, कुछ यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि ओवरग्राजिंग यानी कि अति चराई। देखिए अति चराई से मतलब होता है जानवर जब घास को अपने मुंह से खाते हैं ज़मीन में से नोच नोच के, तो उसे हम ओवरग्राजिंग से चढ़ना कहते हैं। आपने देखा ना, चढ़ते हैं जानवरों को, एक तो आपने घास डाल देते हैं, लेकिन एक वो जंगलों में या उन मैदानों में छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप अपनी मर्ज़ी से घूम घूम कर अपना खाना मतलब खाते हैं। When animals like cattle, sheep and goats graze on the same area of land again and again, they eat up most of the green grass and other plants. As a result, the soil becomes loose. अब देखिए जैसे कि कुछ जानवर हैं, जैसे कि भेड़ हो गई हैं, बकरी हैं, कैटल्स जैसे कि, और हमारे पशु जैसे कि गाय हैं। क्या होता है कि जब हम इन्हें वो एक ही जगह पर बार बार खाते हैं, अभी एक बार देखिए गाय ने खा लिया, फिर भेड़ ने खा लिया, फिर उसने, यानी कि जब बार बार एक ही जगह पर जब चराई की जाती है, आप देख सकते चराई कर रहे हैं, जब ऐसे चराई की जाती है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो होती है लूज़ हो जाती है, क्योंकि बार बार वो उसी स्थान पे से जो पौधे उगते हैं खींचते रहते हैं, तो मिट्टी जो होती है वो लूज़ हो जाती है। आपको पता है मिट्टी जब टाइट कब रहती है? मिट्टी टाइट तब रहती है जब उसमें प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं या घास होती है, तो वो उसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं। फिर है डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का कटाव, और वो भी एक बड़ी मात्रा में, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन।
यानी कि वनों का अपक्षय होना, वनों का कटाव। When the trees and plants are cut down, यानी कि जब भी पेड़ और पौधों को काट दिया जाता है, the top soil becomes loose, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपरी परत होती है वो लूज़ हो जाती है, यानी कि वो ढीली हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे सोइल कंजर्वेशन, यानी कि सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी कि सोइल जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है सोर्स है। सो वी शुड प्रोटेक्ट, इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम इरोजन, इसलिए हमें इसको कटाव से बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि प्रोटेक्ट करना सॉइल का, मिट्टी का बचाव करना, मिट्टी को बचाना ही हमारा क्या कहलाता है, मृदा का बच्चों संरक्षण। वी कैन प्रिवेंट सॉइल एरोजन इन द फॉलोइंग वेज। अब ये देखिए, हम मिट्टी का जो कटाव है हम कुछ इस प्रकार से भी हम रोक सकते हैं। पहला है स्टेप फार्मिंग। अब हम सोचेंगे स्टेप फार्मिंग क्या होती है। देखिए स्टेप फार्मिंग जो होती है नेचुरली नेचुरली नहीं कह सकती, हाँ मेनली नहीं, मुख्य रूप से ये उन इलाकों में होती है बच्चों जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। जैसे अब हमारा जो एरिया है उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु वगैरह यहाँ के जो एरिए हैं वो है समतल, प्लेन एरिया है, तो यहाँ स्टेप फार्मिंग नहीं हो सकती। बट स्टेप फार्मिंग वहाँ हो सकती है जहाँ पर भी हिली रीजन्स हो, जैसे पहाड़ी इलाके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये आप असम में कह सकते हैं, असम में पहाड़े हैं, तो ऐसी जगहों पर मिज़ोरम, असम में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर स्टेप फार्मिंग की जाती है। और स्टेप फार्मिंग का रीज़न क्या है आइए जानते हैं। द फ्लोज ऑफ रेन वाटर इज़ वेरी रैपिड। देखिए जो भी चट्टानी एरिया होता है उसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज़ होता है। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज़ होता है उसका, वो मतलब बहुत तीव्र होता है। क्योंकि आपने देखा ना, अब ये देखिए कोई चीज़ ऐसे है, आप यहाँ अगर पानी डालेंगे तो वो रुक जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो करेगा। लेकिन अब अगर कोई चीज़ ऐसे है, अब उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो सोचिए वो तेज़ी से पानी नीचे की ओर नहीं आएगा, बहुत तेज़ी से पानी नीचे की ओर आएगा, है ना। तो इट कैरीज अ लॉट ऑफ फर्टाइल सॉइल, और इस तरीके से ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी है उसे ले जाता है बहाकर। वी कैन प्रिवेंट यानी कि हम रोकथाम कर सकते हैं दिस बाय स्टेप फार्मिंग, इसे कदम खेती के द्वारा हम इसे रोक सकते हैं। स्टेप फार्मिंग इज़ डन बाय कटिंग स्टेप इन द हिल स्लोप्स, यानी कि हम स्टेप फार्मिंग की जा सकती है कैसे करके, जो हिल्स के स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स का मतलब होता है उसका ढलान, यस ढलान, हम ढलान के अंदर कटाव करके हम स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं। और स्टेप फार्मिंग करने का जो मेन वो होता है उससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमारा सॉइल इरोजन नहीं होता, फर्टाइल सॉइल जो है हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं खेती करने। देखा है आपने, अगर कभी बच्चों आप असम में चाय की खेती देखेंगे तो वो भी इस तरीके से स्टेप फार्मिंग में ही की जाती है। नाउ सेकंड इज़ है अवॉइड ओवरग्राजिंग, यानी कि अब हमें नज़रअंदाज करना होगा, यानी कि हमें कम करना, नज़रअंदाज तो नहीं कह सकते, इसका मतलब ये है हमें इसे कम करना होगा। अवॉइड मतलब कम, ये नहीं करना चाहिए हमें ओवरग्राजिंग। देखिए एनिमल शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रास ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अब हमें रोकथाम करनी होगी। यहाँ अवॉइड से मतलब ना रोकथाम से है एक तरीके से बच्चों, यानी कि अब हमें ओवरग्राजिंग को रोकना होगा, वो भी कैसे, यानी कि हमें एनिमल्स को एक ही जगह पर लगातार उन्हें हमें चराई नहीं करने देनी। जैसे उन्होंने अब चराई कर ली, कोई बात नहीं, अब कुछ समय के लिए उस एरिया को छोड़ दीजिए, फिर कहीं और करवा लीजिए, है ना। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को रोकथाम करनी है। फिर है ग्रोविंग प्लांट्स, यानी कि पौधों को, पेड़ों को लगाना है। When the land is not being used for farming, यानी कि जब कभी जो ज़मीन है जब वो खेती के लिए उपयोगी नहीं रह जाती हैं, इट इज़ गुड टू ग्रो ग्रास एंड सम अदर प्लांट्स, तो वो बहुत अच्छी होती हैं घास को उगाने के लिए या कुछ पेड़ों को लगाने के लिए, दूसरे कुछ पेड़ों को लगाने के लिए। दीज प्लांट्स होल्ड द सोइल पार्टिकल्स, अब ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, सोइल जो पार्टिकल, जो सोइल के जो कण होते हैं उन्हें क्या करके रखते हैं, ये पकड़ के रखते हैं उनको, टुगेदर विच हेल्प टू स्टॉप सॉइल एरोजन,
तो इस तरीके से वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उन्हें पकड़ के रखते हैं ट्रीज़, घास जो होती हैं, पेड़ हैं, घासें हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल एरोजन को रोकने में मदद करते हैं। फिर है एम्बैंकमेंट्स यानी कि बांध, जिन्हें आप डैम भी कहते हैं। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स प्रिवेंट सॉइल एरोजन, यानी कि आप क्या होता है, नदी के किनारों पर आप बांध बना करके, बांध की बिल्डिंग बना करके भी आप मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। द रिवर वाटर देन कैन नॉट फ्लोट बाय नियर बाय फील्ड्स। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर के, जैसे आप कहते हैं वो कंडीशन है कि बाढ़, तो इस तरीके से बाढ़ की कंडीशन फिर वहाँ नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आसपास का जो एरिया होगा बच्चों, वहाँ पर ना पानी पहुँचेगा और ना वो एरिया ख़राब, मतलब ना वहाँ से जो फर्टाइल सॉइल है वो वहाँ से वॉश्ड अवे होगी। ठीक है ना। फिर एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्षारोपण करना, वनों का बचाव करना। प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि पौधों का लगाना, पेड़ों का लगाना एक बड़ी मात्रा में, इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए हों, इट्स कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। If the trees have to be cut down from the forest for various needs, then new trees should be planted in the place of the cut down trees. यदि पेड़ों को काटा गया है विभिन्न तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसी जगह पर हमें और नए पेड़ भी लगाने चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम पेड़ों का कटाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जो हैं वो इन पेड़ों से ही पूरी होती हैं। जैसे हमें फल मिलते हैं, इसके लिए हमें खैर पेड़ नहीं काटने पड़ते ना, सब्जियों के। लेकिन आप ये चीज़ देखिए ना बच्चों, कि जैसे कि आपके घर में अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक टेबल है, ठीक है, जिन डेस्क्स पे आप बैठते हैं वो डेस्क्स हैं, घर के अंदर दरवाजे हैं, ये सभी चीज़ें लकड़ी से ही बनते हैं। ठीक है, बट ये वो लकड़ियाँ होती जिन पर कोई फल नहीं आते, ये लकड़ियाँ इसी पर्पज़ के लिए होती हैं। ठीक है, तो इसलिए पेड़ काटना भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ अगर हमने पेड़ काटे हैं तो वहाँ हमें, अगर एक काटे तो वहाँ 2 हमें लगाने चाहिए। यही हमारा एफॉरेस्टेशन कहलाएगा। तो क्लास ये था आज आपका चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। कल के ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का हम बुक वर्क करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।